नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत आपका न्यूज टाइम पर। क्या है राहुल गांधी की जाति? अनुराग ठाकुर के बयान पर मचा बवाल, फिर खुद कांग्रेस ने ही कर दिया खुलासा। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को 30 जुलाई को लोकसभा में दिए भाषण के दौरान कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जाति पूछ ली। उन्होंने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर राहुल का नाम लिए बिना सवाल किया। इसे लेकर सदन में काफी ज्यादा हंगामा मच गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल ने अनुराग के जाति पूछने को अपमान बताया और कहा कि यह उन्हें जातिगत जनगणना की अपनी मांग पर अड़े रहने के लिए नहीं डिगा पाएगा। हालांकि इस पूरे विवाद के बीच अब खुद कांग्रेस की तरफ से बयान सामने आया है, जिसमें पार्टी नेताओं ने बताया है कि नेता प्रतिपक्ष की जाति क्या है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, जब उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी जाति नहीं जानते हैं तो उनका क्या मतलब है? वह संसद में अपनी सदस्यता खो देंगे और उनकी वजह से बीजेपी को गंभीर नुकसान होगा। उन्हें गांधी परिवार और कांग्रेस से समस्या है। अगर वे राहुल गांधी की जाति जानना चाहते हैं तो वह शहादत है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत भी अनुराग ठाकुर के बयान को लेकर उन पर हमलावर नजर आई। उन्होंने कहा, अगर अनुराग ठाकुर को राहुल गांधी की जाति जाननी है तो वे खुद जाकर लोगों से पूछ सकते हैं। श्रीनेत ने कहा, आपकी जाति जानने में मुझे तनिक भी रुचि नहीं है, मगर अपने चरित्र का परिचय आप बार बार देते हैं, भड़काऊ भाषण देकर और सदन में राहुल गांधी की जाति पूछकर। आप ऐसा करते हैं क्योंकि आपकी पार्टी में यही आपकी उपयोगिता है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, आप राहुल गांधी की जाति जानना चाहते हैं। किसके परदादा इस देश की आज़ादी की जंग के दौरान 9.5 साल जेलों में रहे? किसके दादा ने इस देश पर अपनी उम्र खपा दी? किसकी दादी और पिता ने इस देश के लिए शहादत दी? किसकी मां लांछन सुनकर भी इस देश के लिए समर्पित है? और खुद राहुल गांधी। उनके सामने खड़े रहने की न तो आपकी नैतिक हैसियत है और ना ही कद। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, राहुल गांधी की जाति जाननी है तो जाकर रामचेत मोची से पूछिए, सब्जी बेचने वाले रामेश्वर से पूछिए, निर्भया की मां से पूछिए, हाथरस की गुड़िया के परिवार से पूछिए, शहीद अग्निवीरों के परिवार से पूछिए, करोड़ों दलितों, वंचितों, आदिवासियों, पिछड़ों से पूछिए, जिनके हक की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने ठान लिया है, जातिगत जनगणना तो होकर रहेगी। चलिए अब अगली बड़ी अपडेट की तरफ रुख करते हैं। जात पात पर राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर के बीच बहस का नुकसान बीजेपी को ही उठाना पड़ेगा। जातीय सर्वे राज्यों में पहले भी होते रहे हैं, आंकड़े भी जारी किए जाए ऐसा कभी जरूरी नहीं लगा। जातीय जनगणना के मुद्दे को मजबूत राजनीतिक आधार मिला बिहार में, जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार चलाते हुए भी तेजस्वी यादव को लेकर पहल की। बिहार में जातीय गणना कराई गई और विधानसभा में पेश किए जाने के बाद आरक्षण की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव भी पास किया गया, लेकिन हाई कोर्ट ने रोक लगा दी और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर भी लगा दी। अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार के प्रस्ताव को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की गुजारिश कर चुके हैं। संसद में राहुल गांधी के जातीय जनगणना के जिक्र के बाद से तो ताजा बहस शुरू हो गई है, जो कोई नया मामला नहीं है। 2023 में संसद के विशेष सत्र में महिला बिल पेश किए जाते वक्त राहुल गांधी ने ओबीसी आरक्षण की मांग उठाई थी और उसके बाद सोशल मीडिया के जरिए जातीय जनगणना की मांग करने लगे। बाद में कांग्रेस की कार्यकारिणी में इसे लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था, जिसके बाद विधानसभा चुनाव के दौरान वो सत्ता में आने पर जातीय जनगणना का वादा भी करते रहे। विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के चुनावी वादे का कोई असर नहीं दिखा, लेकिन लोकसभा चुनाव में विपक्ष को जबरदस्त फायदा हुआ और अब उसे आगे भी भुनाने की तैयारी चल रही है। सवाल यह है कि जातीय जनगणना पर चल रही बहस का फायदा किसे मिलने वाला है? केंद्र में सत्ताधारी एनडीए को या पहले के मुकाबले मजबूत विपक्ष बनकर उभरे इंडिया ब्लॉक को? बिहार में कराए गए कास्ट सर्वे के नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को अपनी तरफ से सीधे खारिज करने की कोशिश की थी और यह भी समझाने की कोशिश की कि जातीय जनगणना के पीछे विपक्षी दलों की मंशा क्या है। आम बजट 2024 पेश करते वक्त भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अंतरिम बजट का फोकस गरीब, महिलाएं, युवा और किसान रहा है।
असल में ये वही 4 वर्ग है जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने देश की 4 प्रमुख जातियों के तौर पर पेश किया था। लेकिन अब जातीय जनगणना पर जो बहस आगे बढ़ रही है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लड़ाई है, जिसमें विपक्ष की तरफ से बीजेपी को सह देने की कोशिश हो रही है। और संसद में अनुराग ठाकुर के रिएक्शन से तो नहीं लगता कि बीजेपी इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। सोशल मीडिया पर जो बहस चल रही है, क्या संसद में भी वही बात हुई थी? सोशल मीडिया पर जाति के नाम पर सवाल हो रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का एक पुराना वीडियो भी फिर से चल पड़ा है, जिसमें वो एक पत्रकार से सरनेम बताकर जाति की तरफ इशारा कर रहे हैं। संसद में भी राहुल गांधी की तरफ से खड़े होकर अखिलेश यादव ने ही सवाल किया था, आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं? असल में पुराने वीडियो के जरिए लोग अखिलेश यादव को ही आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या संसद में किसी ने किसी की जाति पूछी थी? अगर हाँ तो किसने और किससे उसकी जाति पूछी थी? हुआ तो यह था कि राहुल गांधी के जातीय जनगणना की मांग पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने तंज भरे अंदाज में कहा था, जिसकी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करता है। अनुराग ठाकुर के इस कटाक्ष पर राहुल गांधी ने बीजेपी सांसद पर खुद को अपमानित करने का आरोप लगाया, लेकिन लगे हाथ यह भी बोल दिया कि वो अनुराग ठाकुर से माफी मंगवाना नहीं चाहते, क्योंकि वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं। अपनी तरफ से समझाया भी कि वो दबे कुचले और वंचित तबके की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने खड़े होकर राहुल गांधी का बचाव करते हुए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर पर भड़क गए और हमला बोल दिया। अखिलेश यादव कहने लगे, आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं? असल में राहुल गांधी कई बार केंद्र सरकार में तैनात अधिकारियों की जाति को मुद्दा बनाने की कोशिश करते रहे हैं। संसद में महिला बिल लाए जाने के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार में कहा था कि केंद्र सरकार में 90 सचिवों में से सिर्फ 3 ही ओबीसी वर्ग के हैं। और ठीक वैसे ही बजट के हलवा की तस्वीर दिखाते हुए भी राहुल गांधी ने दावा किया था कि 20 अधिकारियों ने देश का बजट बनाया, लेकिन उनमें से सिर्फ एक अल्पसंख्यक एवं एक ओबीसी है और उनमें एक भी दलित और आदिवासी नहीं है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कहना था, सरकार में 2 से 3% लोग ही हलवा तैयार कर रहे हैं, उतने ही लोग हलवा खा रहे हैं और शेष भारत को यह नहीं मिल रहा है। बेशक बीजेपी की तरफ से लगातार जवाब दिया जा रहा है, लेकिन मुश्किल यह है कि एजेंडा कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष सेट कर रहा है और बीजेपी को प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि यह पूरा नैरेटिव बीजेपी की राजनीति के खिलाफ किया जा रहा है। सवाल यह है कि अगर बीजेपी क्यों कांग्रेस के जातीय विमर्श जंजाल में फंसती जा रही है? बीजेपी की मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो हमेशा ही ऐसी चीजों के खिलाफ रहा है। कहां संघ हिंदुओं के बीच एक कुआं, एक शमशान और एक मंदिर की मुहिम चलाता है और कहां बीजेपी नेता बिना मतलब जातीय जनगणना की बहस में उलझे जा रहे हैं। यह बहस भी 2015 के बिहार चुनाव में मुद्दा बने डीएनए जैसा ही मामला लगता है। नतीजा क्या हुआ सबको पता है, लेकिन बीजेपी संभलने के बजाय विपक्ष की रणनीति में फंसती जा रही है। अनुराग ठाकुर ने बीजेपी को 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव की तरफ फिर फंसा दिया है। अब तो बीजेपी की मजबूरी है कि अनुराग ठाकुर ने बोल दिया है तो बचाव तो करना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुराग ठाकुर का एक वीडियो भी शेयर किया और जोर देकर कहा कि सुना जाना चाहिए। वीडियो अनुराग ठाकुर के भाषण का है, जिसमें वो शशि थरूर की किताब द ग्रेट इंडियन नोवेल के बहाने राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में वो हास्य व्यंग्य उपन्यास है, जिसमें शशि थरूर महाभारत की पृष्ठभूमि में तत्कालीन नेताओं की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें महाभारत के किरदारों से तुलना की गई। अपना उपन्यास प्रकाशित होने के 25 साल पूरे होने पर शशि थरूर ने कोलकाता के एक साहित्य समारोह में 2015 में कहा था, मैं भाग्यशाली हूं कि मेरी किताब को बैन नहीं किया गया और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। अनुराग ठाकुर को तो मौका चाहिए था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें जरूर जीत ली है, लेकिन उसके बावजूद पार्टी नेतृत्व का गुस्सा कम नहीं हुआ है। अनुराग ठाकुर को केंद्र सरकार में मंत्री न बनाया जाना बता रहा है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की हार को बीजेपी भूली नहीं है। जाहिर है अनुराग ठाकुर नेतृत्व को खुश करने के लिए यह सब कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यह अनुराग ठाकुर के लिए निजी तौर पर फायदेमंद हो सकता है, लेकिन क्या बीजेपी के लिए भी फायदे का सौदा है?
2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद एक इंटरव्यू में बीजेपी नेता अमित शाह ने भी माना था कि अनुराग ठाकुर जैसे नेताओं के भाषणों को विपक्ष ने मुद्दा बना दिया जो बीजेपी के खिलाफ गया। तब अनुराग ठाकुर का एक नारा काफी चर्चित रहा, देश के गद्दारों को गोली मारो। क्या बीजेपी नेतृत्व को नहीं लगता कि अनुराग ठाकुर ने निजी स्वार्थ में दिल्ली चुनाव वाली गलती दोहरा दी है? भले ही अनुराग ठाकुर ने संसद में राहुल गांधी का नाम न लिया हो। जम्मू कश्मीर के चुनावी मुद्दे अलग करके देखें तो इसी साल महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिन्हें हर हाल में जीतना बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है ताकि वो लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन की भरपाई कर सके। और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने जा रहे हैं। राहुल गांधी की तरफ से जातीय राजनीति को जिस तरीके से मुद्दा बनाया जा रहा है और अखिलेश यादव का उन्हें साथ मिल रहा है, साफ है कि यह सब यूपी के उपचुनावों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। बीजेपी को यह नहीं भूलना चाहिए कि इस मुद्दे का उपचुनावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी बीजेपी के अच्छे दिन फिलहाल बिल्कुल अच्छे नहीं चल रहे हैं। ट्रेन दुर्घटनाओं सहित तमाम ऐसी चीजें हो रही है जो बीजेपी के खिलाफ जाती है और बड़े आराम से बीजेपी के विरोधियों को फायदा मिल सकता है। मालूम नहीं बीजेपी के रणनीतिकार इस बात को समझ भी पा रहे हैं या नहीं, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी जातीय राजनीति में हद से ज्यादा फायदा देख रहे हैं। पहला फायदा तो यही है कि राहुल गांधी बड़े आराम से बीजेपी को भरी संसद में घेर रहे हैं। दूसरा फायदा यह है कि जातीय राजनीति के बहाने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जैसे राजनीतिक दलों का कांग्रेस को मजबूत सपोर्ट मिल रहा है। तीसरा फायदा यह है कि ऐसा नैरेटिव सेट करके राहुल गांधी पिछड़े वर्ग के लोगों में दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कांग्रेस से मुंह मोड़ चुके ओबीसी तबके को फिर से कनेक्ट किया जा सके। पिछड़े और दलितों की वोट लोकसभा चुनाव में मिले तो कांग्रेस को भी है, लेकिन असल में वो समाजवादी पार्टी या आरजेडी के वोट है जो ट्रांसफर होकर मिले हैं। लेकिन तब क्या होगा जब कांग्रेस अपने पैरों पर खड़े हो जाने के बाद क्षेत्रीय दलों से पीछा छुड़ाना चाहेगी। क्षेत्रीय दलों के बारे में राहुल गांधी क्या राय रखते हैं, अखिलेश यादव से ज्यादा अच्छी तरह भला कौन समझ सकता है। अभी तो मजबूरी का गठबंधन है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को जब अच्छी तरह लगने लगा कि एक दूसरे का हाथ थामे बिना बीजेपी से मुकाबला करना मुश्किल है, तो यह रास्ता अपना लिया। अगर बीजेपी भी वक्त रहते कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक के नेताओं की चाल समझ ले, तभी कल्याण संभव है। बीजेपी के लिए कांग्रेस की हालत से बड़ा सबक भला और क्या हो सकता है। बीजेपी के पक्ष में बस एक ही चीज है, बिहार में जातिगत गणना कराने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी बीजेपी के साथ है, लेकिन क्या वो बीजेपी को जातीय राजनीति में फंसने से बचा सकते हैं? मुश्किल तो यह है कि नीतीश कुमार ने जातिगत गणना बीजेपी विरोधी खेमे के साथ होकर कराई थी। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए अब रुख करते हैं अगली बड़ी अपडेट का। राहुल गांधी अनुराग ठाकुर में बहस, संसद से सड़क तक चर्चा का केंद्र बन गई जाति। संसद में जाति पर बहस जारी है। जिनकी जाति का पता नहीं वाले अनुराग ठाकुर के बयान पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने विरोध जताया। हालांकि पीठासीन अधिकारी जगदंबिका पाल ने जाति वाले बयानों को लेकर लोकसभा की कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटाने की बात की। बयान भले कार्यवाही से हट गया, लेकिन राजनीति पर छप गया। इसके बाद फिर लोग बाग राहुल गांधी के दत्तात्रेय गोत्र वाले, कोल ब्राह्मण वाले बयान पर चर्चा करने लगे। यह हिसाब लगाया जाने लगा कि आखिर राहुल गांधी को यह बात क्यों चुभी। हालांकि कांग्रेस के नेता हो या खुद राहुल गांधी, सबने एक सुर में कहा कि वे जातिगत जनगणना कराकर ही रहेंगे, चाहे जाति पर कितनी ही गालियां उनको खानी पड़े। राहुल गांधी के परनाना देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी पंडित खानदान से थे। उनके वंश वृक्ष के बारे में तो जानकारी सबके पास है। पंडित नेहरू की बेटी और राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने पारसी धर्म के अनुयायी राजनेता फिरोज जहांगीर गांधी से विवाह किया। इंदिरा गांधी के बेटे और राहुल के पिता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ईसाई धर्म की सोनिया गांधी से विवाह किया। राहुल गांधी ने पिछले चुनावों के दौरान मंदिर में पूजा करते वक्त जनेऊ यानी यज्ञोपवीत भी पहना था, जो सबको दिखा भी। उसी समय बीजेपी ने राहुल गांधी की जाति और धर्म को लेकर सवाल उठाए तो कांग्रेस ने जवाब दिया था कि राहुल गांधी दत्तात्रेय गोत्र के कोल ब्राह्मण हैं।
सड़क से संसद तक जाति का मुद्दा हावी रहा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी इस बहस को आगे बढ़ाया और कहा कि लोकसभा में यह सब हुआ और नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना इस देश के 80% लोगों की मांग है, लेकिन भरी संसद में कहा गया कि जिनकी जाति का पता नहीं वे गणना की बात कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तो इससे भी आगे जाते हुए अनुराग ठाकुर को अनुराग गोली मारो ठाकुर बताते हुए कहा कि आपकी जाति जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। श्रीनेत ने कहा कि आप राहुल गांधी की जाति जानना चाहते हैं, जिसके परदादा इस देश की आज़ादी की जंग के दौरान 9.5 साल जेलों में रहे, जिसके दादा ने इस देश पर अपनी उम्र खपा दी, जिसकी दादी और पिता ने इस देश के लिए शहादत दी, जिनकी मां लांछन सुनकर भी इस देश के लिए समर्पित है, और खुद राहुल गांधी उनके सामने खड़े रहने की न तो आपकी नैतिक हैसियत है और न ही कद। राहुल गांधी की जाति जाननी है तो जाकर रामचेत मोची से पूछिए, सब्जी बेचने वाले रामेश्वर से पूछिए, निर्भया की मां से पूछिए, हाथरस की गुड़िया के परिवार से पूछिए, शहीद अग्निवीरों के परिवार से पूछिए, करोड़ों दलितों, वंचितों, आदिवासियों, पिछड़ों से पूछिए जिनके हक की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। राहुल गांधी का नाम सड़कों पर लेकर देखिए यह देश अपने बेटे, अपने भाई पर किस तरह मोहब्बत लुटाता है। केंद्र सरकार के मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि हमेशा यह लोग जाति की ही बात करते हैं। क्या मीडिया कर्मियों या सुरक्षा कर्मियों या सैनिकों की कोई जाति होती है? क्या कांग्रेस नेता उनकी भी जाति पूछेंगे? समाजवादी नेता और सांसद अखिलेश यादव ने भी इस पर कहा कि वो उस दिन को कभी नहीं भूलेंगे जब उनके सीएम आवास खाली करने के बाद उसे गंगा जल से धोया गया। सरकार बात तो चांद पर जाने की कहती है, डिजिटल इंडिया की करती है, लेकिन दरअसल जाति को लेकर अपने पूर्वाग्रहों से बाहर नहीं आना चाहती। यानी यहां जाति गणना को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है, वहीं सरकार इसके खिलाफ है, लेकिन बहस का केंद्र वहां भी है और यहां भी जाति ही है। आने वाले चुनावों में भी लगता है कि इस जाति चक्र से कोई भी राजनीतिक पार्टी बाहर आना चाहेगी। चलिए अब अगली बड़ी अपडेट की तरफ रुख करते हैं। वायनाड हादसे पर राज्यसभा में बोले अमित शाह, 23 जुलाई को केरल सरकार को हमने अलर्ट किया था। संसद के बजट सत्र में वायनाड हादसे का मुद्दा उठा। वायनाड हादसे पर राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया। अमित शाह ने कहा कि वायनाड हादसे को लेकर 23 जुलाई को ही केरल सरकार को अर्ली सिस्टम के माध्यम से अलर्ट कर दिया गया था। इससे पहले अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर लोकसभा में हंगामा हुआ। विपक्षी दलों के सांसद माफी मांगों का नारा लगा रहे हैं। वहीं राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ऊपर परिवारवाद के आरोप पर खूब गर्म दिखे। उधर इजराइल ने ईरान में घुसकर हमास चीफ इस्माइल हानिया को मार गिराया। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने बुधवार को कहा कि हमास नेता इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या कर दी गई है। हमास के पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्माइल हानिया को मारकर इजराइल ने 7 अक्टूबर के हमले का बदला लिया। हालांकि इजराइल ने अभी तक हमास चीफ की हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली। उधर दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी एस्पिरेंट्स का प्रदर्शन जारी है। वहीं वायनाड हादसे पर अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि देश की कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने अर्ली वार्निंग सिस्टम पर काम किया और हादसे से किसी की जान नहीं गई। गुजरात को 3 दिन पहले अलर्ट किया गया था, वहां एक भी जानवर की मौत नहीं हुई। ओडिशा की सरकार ने भी हमारी वार्निंग को माना, जिसके चलते वहां एक शख्स की मौत हुई, वो भी गलती से हुई। भारत में 2000 करोड़ रुपए से सरकार ने अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया। दुनिया में 4 देशों के पास ही यह सिस्टम है। बिजली गिरने का अलर्ट भी हमारे पास है, जिसका अलर्ट डीएम के पास जाता है। यह वक्त केरल और वायनाड के लोगों के साथ खड़े रहने का है। राज्यसभा में वायनाड हादसे पर अमित शाह ने जवाब दिया। अमित शाह ने कहा, वायनाड की घटना दुखद है। उन्होंने कहा कि 23 जुलाई को ही केरल सरकार को अलर्ट कर दिया था। हर आपदा के लिए भारत सरकार के पास अर्ली वार्निंग सिस्टम है। केरल को चेतावनी दी गई थी। ऐसे में आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।